हाय एवरीवन, देखिए इधर बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ इंडिकेट कर देता हूँ मैं कि क्लास कौन सी है। बीकॉम पार्ट 2 सेकेंड। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं। जब बीकॉम पार्ट 2 की बात कर रहे हैं तो इससे पिछला जो आपको वीडियो मिला होगा उसमें आपने कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस के बारे में जाना। अब जब कॉस्ट अकाउंट का सिलेबस हम पढ़ रहे थे तो उसमें जब हमने शुरुआत की थी तो वहाँ पे दो काम आपको मिले थे। हमें जो कॉस्टिंग करनी है वो किसकी करनी है, एक प्रोडक्ट की या फिर दूसरी किसकी करनी है, सर्विस की। याद आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। ये प्रोडक्ट और ये सर्विस, एक हुआ उत्पाद और दूसरा हुआ सेवा। इन्हीं दोनों कामों के लिए जब हम बात कर रहे थे तो तीन इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमारे निकल करके आए थे प्रोडक्ट और सर्विस के लिए। ये क्या पॉइंट्स थे हमारे? एक तो था मटेरियल का, दूसरा है लेबर का, और तीसरा हो गया हमारा ओवरहेड का। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स आ गए हमारे इनके लिए। ये हो गई आपकी चेन। अब आपको प्रोडक्ट या सर्विस के लिए मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, ये तीन पॉइंट के बारे में आपको बताया गया था। सामग्री हो गई, श्रम हो गया और ऊपरी व्यय हो गए। ठीक, सारी बातें पुरानी ही अभी तक हैं, कुछ भी नई नहीं बताई गई। लेकिन ये जो पॉइंट आपको इतना अभी बताया गया, इसके बारे में ज़रा ध्यान दीजिए। इससे पहले बोर्ड पे मैंने कुछ लिखा हुआ था। बोर्ड पे लिखने का मकसद यही रहता है कि आपका टाइम कम लिखे, आपको टाइम कम लगे देखने में। यानी यहाँ पे मटेरियल सबसे पहले तैयार है तो तैयार मटेरियल को आपको देखने में समय आपका बचेगा। अगर मैं वीडियो के साथ ही यहाँ लिखूँगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। बहरहाल इधर आते हैं। ये जो टॉपिक है, अगर आपके बुक की बात करें, और आपने बुक बहुत सी मार्केट में मिलती हैं, लेकिन चूंकि अगर हम लोगों को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात करनी है तो उसके लिए हमें एक बुक को लेकर के रिकमेंड करना पड़ता है। मजबूरी होती है इसलिए क्योंकि सारी बुक के अगर प्रॉब्लम्स को लेकर के चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं समस्या ये आएगी कि डेटा डिफरेंट होने की वजह से कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो सब में मिल जाता है मैटर तो सब में मिल जाता है, लेकिन कुल मिलाकर के आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होने की वजह से कोई एक बुक रिकमेंड करनी मजबूरी होती है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग डॉक्टर बी के मेहता की बुक से पढ़ रहे हैं। डॉक्टर बी के मेहता की बुक से पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलें देखें। तो यहाँ देखें, इस बुक में अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये जो टॉपिक आपको है, ऊपर लिखा हुआ है मटेरियल्स कंट्रोल एंड वैल्यूएशन। मटेरियल्स कंट्रोल, सामग्री नियंत्रण, और क्या है, वैल्यूएशन, मूल्यांकन। ये दो बातों के लिए है। अगर आप अपने कंटेंट्स को देखेंगे तो ये चैप्टर नंबर 3 पे मिल जाएगा। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, इसी नाम से ये चैप्टर मिलेगा। अलग किताब में कुछ और भी अलग पॉइंट हो सकता है, लेकिन जब हमने बात करी कि इससे देख रहे हैं तो इसी के अकॉर्डिंग नाम बता रहे हैं। ठीक, आते हैं इधर। अब यहाँ पे अगला पॉइंट जो लिखा हुआ है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल्स इश्यूड। मेथड्स, विधियाँ हो गई, किस बात के लिए? वैल्यूएशन, मूल्यांकन करना। और किसका मूल्यांकन करना है? मटेरियल्स इश्यूड का। मटेरियल का नहीं करना है, मटेरियल्स इश्यूड। पूरा हिंदी में कहते हैं सामग्री निर्गमन। सामग्री निर्गमन के मूल्यांकन की विधियां। कुल मिलाकर के शब्दों के अर्थ से अगर हम समझें तो यहाँ पे ये बात तो समझ में आती होगी कि मूल्यांकन यानी मूल्य का आकलन करना। ठीक है, किसका भैया? सामग्री निर्गमन का। तो सामग्री निर्गमन क्या चीज है? अब यहाँ पे ये जो बातें लिखी हुई हैं
इधर अगर हम देखें तो ये जो हमें काम दिखाई दे रहा है, इसमें प्रोडक्ट या सर्विस दोनों में से जो भी ले लें। अगर हम सेवा करने के लिए कोई एक काम बना रहे हैं या प्रोडक्ट जो इजीली दिख जाता है, या पिछले एग्जांपल में मैंने दिया कि भाई ये देखिए मेरे हाथ में, ये दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट। तो इसे हमें बनाना है। अगर इसे हमें बनाना है यानी प्रोडक्ट, एक उत्पाद तैयार करना है, तो उत्पाद को बनाने के लिए हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हुआ, या जिसके लिए हम पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए ये नाम हुआ मटेरियल्स, जिसको हिंदी में हम कह रहे हैं सामग्री। अब हमें सामग्री का यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। तो सामग्री के यूटिलाइजेशन के लिए ही सबसे पहली चीज़ आती है कि उसकी वैल्यूएशन, यानी क्या वैल्यूएशन हो। तो अब बच्चे के मन में आए कि सर बाज़ार से जो चीज़ खरीदनी है उसमें हमें क्या वैल्यूएशन करनी है। बिल्कुल सही बात है, बाज़ार से खरीदने वाले का मूल्यांकन हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, जब एक प्रोडक्ट बनाना है तो उस प्रोडक्ट के लिए जो मटेरियल की कॉस्ट होगी वो क्या चार्ज की जाएगी, क्या चार्ज की जाएगी। दैट मीन्स जो एब्जॉर्प्शन वैल्यू उसकी होगी मटेरियल की उस प्रोडक्ट के लिए वो क्या होगी। तो फिर से दूसरा बच्चे के मन में आया कि भाई जो मार्केट से हम खरीदेंगे वही उसकी कॉस्ट होगी। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, उसके ढेर सारे कारण होंगे। फिलहाल अगर हम कारण को अवॉइड कर दें, इसलिए क्योंकि हमें न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इसलिए हमारे लिए कारण का इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। फिर भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ी सी बात समझ में आनी चाहिए पीछे की। क्या है ये मुद्दा? एक्चुअली होता क्या है कि जब हम एक प्रोडक्शन के लिए जा रहे होते हैं तो उस प्रोडक्शन के लिए हमें मटेरियल को स्टोर करना पड़ता है। अब ये मान लीजिए कि ये हो गई हमारी एक फैक्ट्री, इसे साफ करता हूँ, जरा देखिएगा, देखते रहिएगा, फिर हम लोग इधर वापस जाएंगे। लेकिन सबसे पहले इधर चल, यहाँ देखें, मान लीजिए आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, उत्पाद बनाना है, ठीक है। तो अगर इसके प्रोडक्शन हाउस में जाएंगे, दैट इज़ अ फैक्ट्री, ये एक कारखाना हुआ, ठीक है। अब इस कारखाने में अगर आप प्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो मटेरियल को, अगर मान लीजिए इसको बनाने के लिए प्लास्टिक की ज़रूरत पड़ती है या साइकिल को बनाने के लिए लोहे की ज़रूरत पड़ती है, तो दैट इज़ मटेरियल, ठीक। अब ये मटेरियल हमने मार्केट से खरीदा, दैट इज फ्रॉम मार्केट, बाजार से खरीदा। अब बाजार से खरीद लिया तो इसको यहां ले आके स्टोर कर दिया। ये स्टोर क्या है, वैसे ही जैसे हमारे घर के किचन को चलाने के लिए स्टोर की जरूरत पड़ती है, बताया होगा, वैसे ही ये स्टोर है। हमने यहाँ मटेरियल को स्टोर में ले आकर रख दिया। तो क्या हम जब प्रोडक्ट को बनाएंगे तो उस समय मटेरियल को खरीदेंगे? बहुत ढेर सारी समस्याएं हो सकती हैं। हो सकता है कि जिस समय हम इसे मटेरियल को खरीदें प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस समय मटेरियल का दाम बहुत ज़्यादा हो, पता चला कि उसकी क्राइसिस हो, पता चला कि मटेरियल मार्केट में अवेलेबल ना हो और हम प्रोडक्ट की सप्लाई ना कर पाएँ। तो हम क्या करते हैं, मटेरियल के नेचर के अकॉर्डिंग उसे टाइम टू टाइम उसे हम अपने यहाँ स्टोर करते जाते हैं। वैसे भी स्टोर का मतलब होता है भंडारण करना, इकट्ठा करना। तो इकट्ठा करने से मतलब हो गया कि हम उसे लेकर के रख लेंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि उसे तुरंत हम यूटिलाइज कर लें, ठीक है। जब हम स्टोर कर रहे हैं तो अलग अलग डेट्स पे आते रहते हैं हमारे पास मार्केट से, अलग अलग डेट्स पे आते हैं। तो मार्केट में जो रेट होता है, जिसे हम दर कहते हैं, ये जो रेट होता है अलग अलग। जैसे कभी आप सब्जी खरीदने जाओ तो कभी किसी समय 20 रुपए किलो कोई सामान मिल रहा है, कभी 25 भी मिलता है, कभी 40 भी मिलता है। ऐसे ही मटेरियल हमारे प्रोडक्ट के लिए जो रिक्वायर्ड है उसका रेट भी टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है, बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टोर में कई प्रकार के मटेरियल्स, कई प्रकार से मतलब क्या हो गया, लोहा है तो लोहा ही रहेगा, प्लास्टिक है तो प्लास्टिक ही रहेगा, बट उनके रेट डिफरेंट्स होंगे, अलग अलग रेट्स होंगे।
अलग अलग रेट्स यहाँ आकर के आ गए। अब जब हमें बनाने के लिए जाना है एक प्रोडक्ट को, तो इसमें से कौन सा मटेरियल जा रहा है, ध्यान दीजिए, समझिए। यहाँ पे हमारे पास ढेर सारे हैं रेट्स। अब इनमें जो स्टोर से इशू कर रहे हैं हम अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मान लीजिए एक साइकिल हम बनाने का काम कर रहे हैं, एक साइकिल को बनाने के लिए मटेरियल चाहिए। अब एक साइकिल को बनाने के लिए 50 किलो अगर लोहा चाहिए, तो कौन से रेट वाला हम यूज कर रहे हैं, एक ही रेट वाला यूज कर रहे हैं, अलग अलग रेट वाला यूज कर रहे हैं। तो ये जो यहाँ स्टोर से हम इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मटेरियल भेजने का काम करते हैं, दिस इज कॉल्ड इशू ऑफ मटेरियल्स। सामग्री का निर्गमन क्या कहलाता है, इशू ऑफ मटेरियल्स, दैट इज आल्सो कॉल्ड मटेरियल इश्यूड, सामग्री निर्गमन, यानी हमने जब इसे भेज दिया। तो सारा जो टॉपिक है, वैसे तो बेहद आसान टॉपिक है ये, मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग टफ नहीं है, लेकिन हर आसान या टफ जो भी आपको लगे उस काम को पढ़ना तो पड़ता है, जानने के बाद समझ में आता है कि भैया मुश्किल है कि कठिन है। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि बहुत आसान चीज़ है, इसी चक्कर में डिलेमा में पड़े रह जाते हैं और कुछ नहीं मिलता, न माया मिली न राम। तो यहाँ देखें, कुल मिलाकर के यहाँ से हम जब आए तो मटेरियल के जो नेचर होते हैं उसी के अकॉर्डिंग स्टोर करते हैं। अब नेचर वेचर आपको कुछ समझना नहीं रहेगा, आपको तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना रहेगा। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें दो बातें चाहिए। क्या चाहिए, एक तो चाहिए कि भाई मटेरियल हमारे पास आया कितना, यानी मटेरियल हमारे स्टोर में आएगा। स्टोर में आने के लिए मटेरियल जो होता है उसी को कहते हैं रिसीट्स, रिसीट्स प्राप्तियां, मटेरियल को पाना यानी स्टोर में आना, और फिर इस स्टोर में से इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए भेजना, जिसे हम कहते हैं इशू या इश्यूज। ठीक, निर्गमन यानी मटेरियल आएगा तो ही तो जाएगा, हमारे पास आएगा तो ही तो हम भेजेंगे। अगर हम मान लीजिए स्टोर हैं, ड्रम हैं, हमारे ड्रम में अगर एक ड्रम में इसमें चावल आप भरोगे तो दैट इज रिसीट्स, और फिर इसमें से निकालोगे दैट इज इश्यूज। यानी कुल मिलाकर के एक जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा स्टोर करने का, भंडारण करने का, इकट्ठा करने का, तो उसके लिए आना और जाना दो बातें। तीसरी बात ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगी कि हमारे पास कितना आया था और उसमें से कितना गया, और तीसरा काम बच जाएगा, बच जाएगा। बच जाएगा मतलब अंग्रेजी का टर्म आ गया बैलेंस, शेष, आएगा जाएगा बचेगा, आएगा जाएगा बचेगा, और ये टॉपिक हो गया खत्म। यानी चैप्टर इतने का ही है। कितने का है कि हमें जो मटेरियल के बारे में वैल्यूएशन करनी है, ये वैल्यूएशन यही करनी है। तो अभी भी बच्चे के मन में चल रहा है कि वैल्यूएशन किस बात की करें, मार्केट से तो खरीदेंगे जिसमें हमें सप्लायर जिस रेट पे देगा, आज वो 10 रुपए का दे रहा है तो 10 रुपए का मिलेगा, 12 देगा तो 12 का मिलेगा, 20 देगा तो 20 मिलेगा। ठीक है, सारा मसला इसी के लिए, किसके लिए, इशू के लिए। इशू करने के लिए जो एक मैन्युफैक्चरर होता है, यानी जो ये बनाने का काम कर रहा है, जो प्रोडक्ट को बना रहा है, जो उत्पाद को बना रहा है, वो इशू करने के लिए अलग अलग रेट्स को, अलग अलग मेथड्स को यूज करता है, और यही ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अब मैं इसको हटाता हूं या इसको यूं ही रहने देता हूं, अगर आपका ध्यान इधर जाए तो जरा समझिएगा। देखिए इधर मेथड्स किस बात के लिए, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल्स इशू, बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे